लोकसभा की कई सीट हार जाने के बाद बीजेपी अब हर वो राजनीतिक चाल चल रही है जिससे देश की दूसरी पार्टियां कमजोर पड़ जाएं और बीजेपी को फिर से मजबूती मिल सके। इस रिपोर्ट में हम उन दो राज्यों की बात करेंगे जिस पर बीजेपी की नजर है, जहां पर बीजेपी राज्य सरकार को कमजोर करके विधायकों को तोड़ के बड़ा फेरबदल करने की कोशिश में लगी हुई है। सबसे पहले तो बंगाल की बात करते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो गया। वैसे तो देश के हर हिस्से से ब्रूटल रेप और हत्या की घटना लगातार सामने आ रही है, लेकिन क्योंकि बंगाल रेप का मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की सरकार बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। बंगाल में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए ममता सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस राजधानी दिल्ली पहुंचे, राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। बंगाल के राज्यपाल का इस तरह अचानक दिल्ली आकर राष्ट्रपति से मिलना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में ममता सरकार खतरे में है? क्या बंगाल के राज्यपाल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भूमिका बना रहे हैं? पहले तो बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप और मर्डर केस में पश्चिम बंगाल सरकार को कैसे आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने और घटना स्थल को सुरक्षित रखने की उम्मीद की गई थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि राज्य ऐसा करने में फेल क्यों रहा। पेरेंट्स को पीड़िता का शव दिखाने में देरी क्यों की गई? उपद्रवियों को अस्पताल में कैसे घुसने दिया गया? ऐसा लगता है कि तड़के क्राइम का पता चलने के बाद प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड बताने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग प्रदर्शनकारियों पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर आत्मचिंतन का समय है। अदालत ने आरजीकर के प्रिंसिपल की दूसरी कॉलेज में नियुक्ति पर भी सवाल उठाया और इस बात पर भी फिक्र जाहिर की कि पीड़िता की पहचान, उसका नाम, उसकी फोटो पब्लिकली उजागर कर दिए गए। डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में ममता सरकार पहले ही कटघरे में थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी। 9 अगस्त 2024 की घटना के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस लगातार एक्टिव नजर आए। 15 अगस्त को राज्यपाल मेडिकल कॉलेज पहुंचे। घटना स्थल का जायजा लेने के बाद उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। फिर 2 दिन के बाद राज्यपाल ने बयान दिया कि मैं पीड़ित परिवार से मिलना चाहता हूं, मैं उनके साथ हूं और हर संभव मदद के लिए तैयार हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस और हेल्थ दोनों विभाग ही सीएम के हाथ में है, ये उनका फेलियर है। 19 अगस्त को राज्यपाल ने कहा कि कोलकाता का आरजीकर सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है, पूरे पश्चिम बंगाल के हालात खराब हैं। पश्चिम बंगाल एक सॉफ्ट स्टेट हो गया है। जब उनसे राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अपनी बात मैं रखूंगा ही, लेकिन सही जगह पर। राष्ट्रपति से क्या कहूंगा ये मैं बाहर नहीं कह सकता। इसके बाद 20 अगस्त को राज्यपाल ने ट्रेनी डॉक्टर के पिता से फोन पर बात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। फिर वो दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू और फिर गृह मंत्री से मिले। उन्होंने कहा कि कोलकाता के रेप केस और लॉ ऑर्डर को लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो दिल्ली में ये रिपोर्ट राष्ट्रपति और गृह मंत्री को सौंपेंगे। कुछ दिनों के घटनाक्रम में राज्यपाल ने अपने बयानों में लगातार राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात कही और इसके बाद राष्ट्रपति से भी जाकर मिले। इसे कहीं न कहीं राष्ट्रपति शासन का इशारा माना जा रहा है, क्योंकि अगर राज्यपाल को ये लगता है कि उसके प्रदेश में कानून व्यवस्था सही नहीं है तो वो राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को राज्य के हालात की रिपोर्ट भेजता है। केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ले और दूसरा, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए। दोनों ही सिचुएशन में फैसला लेने का अधिकार संविधान के भाग 18 के 3 आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 355 में केंद्र सरकार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से किसी भी राज्य की रक्षा के लिए कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले सकती है। आर्टिकल 356 के तहत कुछ परिस्थितियों में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई है और आर्टिकल 365 के तहत जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो जाए तो राष्ट्रपति अपना पावर इस्तेमाल करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब बात करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में हालात इतने खराब हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो आपको बता दें,
पश्चिम बंगाल के केस में 2 स्टेज में राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगर राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, दूसरा केंद्र की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करने और उसे लागू करने में राज्य विफल रहता है, तब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। कोलकाता रेप मामले में राज्य सरकार की नाकामी के बाद हाईकोर्ट ने मामले को राज्य पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ सरकार की साठगांठ, भीड़ का हमला और सबूतों को खराब करने की साजिश के मुद्दों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच ने राज्य सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणियां की हैं, लेकिन किसी एक मामले में प्रशासन और पुलिस की नाकामी के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना असंवैधानिक माना जाएगा। राष्ट्रपति शासन वो दांवपेच है जिसके जरिए बीजेपी बंगाल की सरकार को कमजोर कर सकती है, गिरा सकती है। लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस दौरान अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई पहल की जाती है तो ममता सरकार केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। यानी बीजेपी के लिए बंगाल से ममता बनर्जी को हटाने की राह अभी इतनी आसान नहीं है। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में किस तरह बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के विधायकों को बीजेपी में शामिल करने की चाल चल रही है। तारीख 16 अगस्त झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के साथ जेएमएम के विधायक समीर मेहंती, दशरथ गगराई, नीरल पूर्ति, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, संजीव सरदार और मंगल कालिंदी के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा होने लगी। तारीख 18 अगस्त को चंपई सोरेन अचानक दिल्ली आए। यहाँ उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। इसके थोड़ी देर के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और कहा कि जेएमएम ने उन्हें कुर्सी से उतार कर उन्हें अपमानित किया है। अब उनके पास 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो संन्यास लें, नया संगठन बनाए या फिर किसी के साथ चल दें। जिसके बाद अनुमान लगाया जाने लगा कि चंपई सोरेन और उनके कुछ साथी विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो चंपई सोरेन की बीजेपी पार्टी के साथ एक डील हुई थी और इसके तहत इन्हें जेएमएम के कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होना था। इस डील के तहत इनके साथ आने वाले विधायकों को 2024 विधानसभा के चुनाव में टिकट मिलना था। इनके साथ ही चंपई सोरेन और उनके बेटे को सेट करने की बात कही गई थी। इस डील में चंपई सोरेन के बेटे की बड़ी भूमिका बताई जा रही थी। इस डील को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था, किसी को भनक न लगे, इसके लिए चंपई सोरेन बीजेपी के बड़े नेताओं से कोलकाता में डील कर रहे थे। झारखंड में मीटिंग के बाद इन्हें दिल्ली जाना था, लेकिन दिल्ली जाने से पहले पूरा सीक्रेट वायरल हो गया। चंपई सोरेन कब कोलकाता गए, किस होटल में उन्होंने मीटिंग की, किस फ्लाइट से कितने बजे दिल्ली जा रहे हैं, सब कुछ सामने आ गया और यहीं से पूरी स्क्रिप्ट बदल गई। 20 अगस्त को रांची के सीएम हाउस में अचानक हलचल बढ़ने लगी। यानी हेमंत सोरेन ने तुरंत एक्शन लेते हुए कोल्हान के विधायकों को खुद फोन करके रांची बुलाया। जिन विधायकों को चंपई सोरेन के साथ बताया जा रहा था वो अचानक एक एक करके सीएम हाउस पहुंच गए और लगभग 3 घंटे इनकी सीएम सोरेन के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने सभी विधायकों की समस्या सुनी, समाधान का भरोसा देकर उन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद विधायकों ने कहा कि हम सीएम हेमंत सोरेन के साथ हैं और मजबूती से रहेंगे, जेएमएम को छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहे हैं। यानी हेमंत सोरेन की पार्टी को तोड़ने का जो बीजेपी का सपना था वो फिलहाल सपना ही है। हेमंत सोरेन ने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए फिलहाल अपने विधायकों को टूटने से रोक लिया। आपको बता दें कि जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा शुरू हो गई थी, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सीएम बना दिया था। लेकिन हेमंत सोरेन के जेल से वापस आते ही सीएम की कुर्सी फिर से हेमंत सोरेन के पास आ गई, जिसकी वजह से चंपई सोरेन अपमानित महसूस कर रहे थे और उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स।